वेलकम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेरोजगारी भत्ता। यानी राजस्थान में एक योजना चलती है जिसका नाम है राजस्थान युवा संबल योजना, जिसके अंतर्गत हमें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो दोस्तों, मुझे कई दिनों से कई दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करना चाहते हैं लेकिन हमें प्रक्रिया पता नहीं है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें बिना स्किप किए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आवेदन किया जाएगा और इसकी क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि बेरोजगारी भत्ता कितने वर्ष तक मिलेगा और किसको कितना मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बेरोजगारी भत्ता 2 साल तक मिलता है। यानी स्वीकृत होने के बाद, अप्रूव्ड होने के बाद 2 साल तक आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और किसको कितना मिलेगा? जो महिला कैंडिडेट है उनको 4,500 रुपये प्रति महीना, और जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनको 3,500 प्रति महीना, और जो दिव्यांग हैं या विकलांग हैं उनको 4,500 प्रति महीना। यानी कुल मिलाकर महिलाओं के लिए 4,500 और पुरुष के लिए 3,500 और विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए 4,500 रुपये पर महीने। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, यानी क्या क्या योग्यता चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले योग्यता होनी चाहिए, आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। यानी जो आवेदन कर रहा है वो राजस्थान का मूल निवासी हो। दूसरा क्या है, आवेदक के पास जन आधार कार्ड होना चाहिए। यानी जो आवेदन कर रहा है उसके पास जन आधार कार्ड होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, आवेदक के पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। यानी आवेदक जो है उसके पास ग्रेजुएशन डिग्री या उसकी फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। यानी आपने एग्ज़ाम दे दिया और आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट आ चुकी है, ओरिजिनल मार्कशीट, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी ना हो। ये खासकर ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हैं तो आप बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन नहीं कर सकोगे। तो कुल मिलाकर सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट है दोस्तों, आवेदक की जो वार्षिक आय है, पारिवारिक वार्षिक आय, वो 2 लाख से कम हो। यानी जो आवेदन कर रहा है उसकी जो वार्षिक आय, फैमिली इनकम है, वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं, ये इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला डॉक्यूमेंट लगेगा ग्रेजुएशन की ओरिजिनल मार्कशीट। यानी आपके पास ग्रेजुएशन की ओरिजिनल मार्कशीट होनी अनिवार्य है। यदि आपने एग्ज़ाम दे दिया और रिजल्ट आ गया तो उसकी फाइनल ईयर की जो ओरिजिनल मार्कशीट आएगी तभी जाके आप आवेदन करवा पाएंगे। तो पहला है ग्रेजुएशन की मूल अंक तालिका। दूसरा है दोस्तों 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, यानी 10वीं की आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है जाति प्रमाण पत्र, यानी आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। चौथा पॉइंट है मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी आप राजस्थान के मूल निवासी हो, इसका प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट है एसबीआई की बैंक डायरी। दोस्तों, इसका ध्यान रखें, आपके पास केवल एसबीआई की बैंक डायरी होगी तो ही आप फॉर्म भर सकेंगे। यानी एसबीआई के अलावा कोई और बैंक में अकाउंट है तो आप आवेदन नहीं कर सकोगे। यानी एसबीआई की बैंक डायरी होना अनिवार्य है। और 6 नंबर पॉइंट है दोस्तों बेरोजगारी भत्ते का आय प्रमाण पत्र। यानी बेरोजगारी भत्ते के लिए फॉर्म भरने के लिए आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आय प्रमाण पत्र कौन सा दोस्तों? बेरोजगारी भत्ते के लिए एक अलग ही स्पेशल आय प्रमाण पत्र आता है। दोस्तों, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो मैं इसका पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर देना। तो दोस्तों, आय प्रमाण पत्र बनने का जो वीडियो होगा मैं इसमें ऐड कर दूंगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आवेदक के जो दस्तावेज है और जानते हैं। और दोस्तों, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो हैं जन आधार कार्ड, और दूसरा है आधार कार्ड, तीसरा है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और चौथा है वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड में से एक। यानी वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड, तीनों में से एक कोई भी डॉक्यूमेंट लाना है। और छठा पॉइंट, जो पांचवा पॉइंट है वो दोस्तों एसएसओ आईडी है। यानी आपके स्वयं पे एक एसएसओ आईडी होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स सारे आपको अनिवार्य रूप से लाने हैं। यानी इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है कि मिस हो जाए तो नहीं चलेगा दोस्तों, ये सब कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। यानी ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले आए आप, उसके बाद आपको क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ई मित्र पर जाना है, या आप हमारे ई मित्र पर आ सकते हैं। तो आपको एक आय प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यानी सबसे पहले ई मित्र पर आओगे तो आपको एक आय प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसको आपको तैयार करवाना है।
भरना कैसे है वो तो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। लेकिन उसके बाद भरने के बाद आपको एक दो गवाह के सिग्नेचर कराने हैं, गेजेट ऑफिसर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके सिग्नेचर करवाने हैं, और एक नोटरी करवानी है। ये करवाने के बाद आई प्रमाण पत्र आपका तैयार हो जाएगा। आई प्रमाण पत्र तैयार होने के बाद दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जितने डॉक्यूमेंट मैंने आपको अभी बताए थे वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ई मित्र पर लेकर आने हैं आय प्रमाण पत्र के साथ। जब आपका आय प्रमाण पत्र तैयार हो जाए उसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। फिर क्या करना है, आवेदन करवाना है ऑनलाइन। मतलब आप ई मित्र पर आओगे, सारे डॉक्यूमेंट लेके, फिर आपका आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा। उसके बाद आपको एक प्रिंट दिया जाएगा। आवेदन होने के बाद आपको एक प्रिंट दिया जाएगा, वो आपको संभाल कर रखना है क्योंकि आगे काम आएगा वो। अब दोस्तों आवेदन करवाने के बाद, यानी आपने अब आवेदन करवा दिया, उसके बाद क्या करना है, आवेदन करवाने के बाद आपको इंतजार करना है विभाग द्वारा स्वीकृत होने तक। यानी विभाग आपका आवेदन स्वीकृत करेगा तब तक आपको इंतजार करना है। दोस्तों आवेदन में समय ज़्यादा या कम लग सकता है, मैंने पॉइंट इसलिए लिखा दोस्तों, आवेदन करने के बाद अप्रूव्ड होने में यानी स्वीकृत होने में कम या ज़्यादा समय लग सकता है। तो आपको पेशेंस रखना है, ध्यान रखना है कि यह ओके हो जाएगा या सेंडबैक आएगा तो भी आपको मैसेज के द्वारा पता चल जाएगा। और दोस्तों आगे क्या करना है, आप खुद ये चेक कर सकते हो आपका आवेदन किस स्थिति में पड़ा है। यानी आपको एसएसओ आईडी पे जाना है, एसएसओ लॉगिन करने के बाद एम्प्लॉय में जाना है, वहाँ पे जाकर इसका पता लगा सकते हैं कि आपका आवेदन अप्रूव्ड हुआ है या नहीं, सेंडबैक आया है या नहीं, ये सब पता लगा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अगर आपका आपका आवेदन अगर सेंडबैक आया है, यानी आपका फॉर्म सेंडबैक कर दिया है विभाग ने किसी कमी पैसे के कारण, तो आपको वो कमी पैसे पूरी करनी है और वापस रीसबमिट करना है ताकि फॉर्म स्वीकृत हो सके। तो दोस्तों इसका ध्यान रखें, कई बार ये फॉर्म सेंडबैक होता है तो उसमें कमी पैसे पूरी करके आपको रीसबमिट करना पड़ता है। तो दोस्तों अब आवेदन के बाद की प्रक्रिया आपको बता दी। अब स्वीकृत होने के बाद, यानी आपका फॉर्म स्वीकृत हो गया, आप विभाग ने आपका फॉर्म अप्रूव कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको 3 महीने की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। यानी 3 महीने विभाग आपको बुलाएगा और आपको बताया जाएगा कि इस स्कूल में या इस कॉलेज में या इस हॉस्पिटल में आपको 4 घंटे पर डे 4 घंटे आपको वर्क करना है। कितने महीने, 3 महीने तक आपको वर्क करना है। 3 महीने तक आपको जो बताया गया विभाग द्वारा, जो बताया गया स्कूल वगैरह, वहाँ पे आपको पर डे 4 घंटे वर्क करना है। उसके बाद ही आपको 2 साल तक भत्ता मिलेगा। और दोस्तों क्या करना है, 3 महीने की इंटर्नशिप पूरी करने के बाद आपको 2 साल तक वो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो दोस्तों जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी कोई समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको वहाँ पे भी जानकारी दे दूँगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कई दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी अगर फॉर्म भरना चाहेंगे तो उनको आसानी होगी। और दोस्तों आय प्रमाण पत्र भरने की जो प्रक्रिया है वो कैसे भरा जाएगा आप इस वीडियो में आगे देख पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, और आय प्रमाण पत्र भरने की प्रक्रिया आगे देख लेना दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि आय प्रमाण पत्र कैसे भरना है, तो आप स्क्रीन पर देखते रहना, मैं बता देता हूँ आपको आय प्रमाण पत्र कैसे भरना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो इस पर लिखा है आय घोषणा पत्र, जो बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन आय प्रमाण पत्र है, यही आपको लेना है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले पूछते हैं प्रार्थी का नाम, यानी आपका नाम लिखना है यहाँ पे, फिर आपके पिता का नाम लिखना है, यानी पिता का नाम में आपका पिता का नाम लिखना है। फिर दिया हुआ है निवास का पूर्ण पता, इसमें आपको पूरा एड्रेस लिखना है आपका, जैसे गली मोहल्ला, गांव, तहसील वगैरह ये सब लिखना है। इसके नीचे दोस्तों गांव और तहसील, जिला, और उसके बाद में है जन्म दिनांक, उसके बाद में है जन्म स्थान, यानी आपका जहाँ जन्म हुआ है वो स्थान लिखना है। और उसके बाद आप महिला हैं या पुरुष, यहाँ पे आपको टिक नहीं करना है, यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे पुरुष हो तो पुरुष लिखना है, महिला है तो महिला लिखना है। उसके बाद विवाहित या अविवाहित, यानी आप विवाहित हो या अविवाहित, यानी मैरिड हो या अनमेरिड, वो आपको यहाँ पे लिखना है, टिक नहीं करना है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। इसके बाद धर्म, यानी आपका धर्म क्या है, जैसे कि धर्म है आपका हिंदू या मुस्लिम, सिख या ईसाई, जो भी आपका धर्म है वो यहाँ लिखनी है। और जो इसके आगे लिखी हुई जाति, अब जाति और उपजाति, इसमें दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो आप ये ध्यान रखें कि धर्म में जैसे हिंदू लिखा है और अगर आपकी जाति जाट है तो आपको क्या लिखना है, जाति में लिखना ओबीसी और आगे लिखना है उपजाति में जाट, या कोई भी, जैसे आप अगर किसी और जाति के हों, जैसे ब्राह्मण हो
ब्राह्मण तो जैसे सामान्य में आ जाते हैं, तो यहाँ जाति में सामान्य लिखना है और आगे जाति लिखनी है ब्राह्मण, या कोई भी जाति का हो, जैसे जो भी आपकी जाति है। अगर आप शेड्यूल कास्ट से हो तो आपको यहाँ से, जैसे आपकी जाति है सरगरा, तो आपको यहाँ पे लिखना है एससी, जाति में आपको लिखना है एससी और उपजाति में लिखना है सरगरा। तो कुल मिला के दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं आगे 8 नंबर पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो इसमें हाँ लिखना है, आपको टिक नहीं करना है, हाँ लिखना है। उसके बाद क्या आप आयकर दाता हैं? अगर आप आयकर दाता हैं तो हाँ लिखना है, वरना नहीं लिखना है। तो दोस्तों मैंने जैसे बता दिया कि इसमें अगर आय देते हो, अगर इनकम टैक्स पे करते हो तो इसमें आप आवेदन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपको नहीं करना है। अगर हाँ करोगे तो आपको आवेदन नहीं कर सकते। इसके बाद आप मोबाइल नंबर लिखने हैं, आपके खुद के मोबाइल नंबर लिखने हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड नंबर लिखने हैं, अन्यथा इसको खाली छोड़ सकते हो। और नीचे जो 3 नंबर है इसको नील कर देना है, ये क्योंकि ये छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों 13 नंबर पॉइंट, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। और जो 13 नंबर पॉइंट है, इसमें आपको सबसे पहले 1 नंबर में आपका नाम लिखना है, जिसमें सदस्य का नाम, जैसे आपका नाम लिख दिया। उसके बाद आपकी उम्र लिखनी है, प्रार्थी से संबंध में स्वयं लिखना है, यानी आप खुद हो तो स्वयं लिखना है। उसके बाद व्यवसाय की प्रकृति में आपको लिखना है बेरोजगार। उसके बाद वार्षिक आय में आपको 0 करके या 0 करके डैश कर देना है, ताकि आपकी आय 0 हो जाएगी। उसके बाद जो 2nd नंबर पॉइंट है, उसमें उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो आपके परिवार में वो व्यक्ति जो कमाता है, यानी जिसकी इनकम है, यानी आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, जो भी हैं उनका 2nd में उनका नाम लिखना है। और सेम उसी तरह उम्र लिखनी है उनकी, और उनका संबंध आपसे क्या है, भाई है, माता पिता है, जो भी आपका संबंध लिखना है। और व्यवसाय की प्रकृति में जैसे वो किस चीज़ से कमाते हैं वो चीज़ यहाँ पे लिखनी है, जैसे कि मजदूरी करते हैं तो मजदूरी लिखनी है, या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो वो लिखना है। उसके बाद कितनी इनकम है, यानी 2 लाख से कम इनकम कितनी है वो लिखनी है। 2 लाख से अगर ज़्यादा है तो आप आवेदन नहीं कर सकते, तो 2 लाख से जो इनकम कम है वो लिखनी है। उसके बाद दोस्तों इसमें लिखना है जो मतलब सदस्य है, जैसे जो पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए व्यवसाय की प्रकृति में अध्ययन लिख देना है। अगर आपके माता है और वो कोई जॉब नहीं करते तो गृहिणी लिख देना है। तो दोस्तों कुल मिला के ये जो कॉलम है, जितने परिवार में जितने सदस्य हैं उनके ही नाम लिखने हैं, एक्स्ट्रा कोई भी नाम नहीं लिखना है। जितने परिवार में सदस्य हैं बस उनके नाम लिखने हैं। अब दोस्तों जो ये पॉइंट है जो पूरी आ जाएगी, उसके बाद कुल आय, वार्षिक आय लिखनी है, यानी कितने लोग कमाते हैं वो लिख दिए इसमें। और उसके बाद टोटल आय कितनी है वो लिखनी है आपको। और इसके नीचे यानी जो 7 नंबर पॉइंट के नीचे जो वार्षिक आय लिखी है वो कॉलम पूरा होने के बाद इसके नीचे लिखना है आपको कितने सदस्य है परिवार में, यानी आय में मेंशन कर दिया। उसके बाद नीचे भी लिखना है परिवार में कुल जैसे 5 सदस्य है तो परिवार में कुल 5 सदस्य हैं, ये आपको ऐसे लिखना है ताकि ऑब्जेक्शन ना आए। उसके बाद दोस्तों इसमें दिनांक और स्थान लिख देना है। और नीचे जो कॉलम दिया है इसमें आपको सिग्नेचर करने हैं, यानी सबसे नीचे जो है उसमें आपको सिग्नेचर करने हैं प्रार्थी के हस्ताक्षर में। अब दोस्तों 2nd पेज पे आते हैं। और जो 2nd पेज है, 2nd पेज में आपको उत्तरदायी व्यक्ति का सिग्नेचर मांगते हैं, यानी जो 2nd पेज है उसमें लिखा है उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्षी। जो गवाह है दोस्तों ये हो गया गेजेट ऑफिसर, यानी गेजेट ऑफिसर जो नौकरी वाले हैं उनके सिग्नेचर कराने हैं। गवाह का मतलब ये नहीं कि आप आस पड़ोस के किसी गवाह के सिग्नेचर करवा दो, इसमें वही गेजेट ऑफिसर जो सरकारी कर्मचारी है, या फिर आप अपने गांव के सरपंच प्रशासक उनसे भी करवा सकते हो। तो जो गवाह है वो पहला भले सरपंच के करवा सकते हो, यानी अभी प्रशासक हैं तो उनके करवा सकते हो। और 2nd आप किसी डॉक्टर, टीचर, ऐसे कोई भी जो गेजेट ऑफिसर है उनके करवाना है। अब दोस्तों इसमें जो भरना है आपको नहीं भरना है, वो खुद जो सरकारी कर्मचारी हो गए वो खुद भरेंगे। अगर वो भरकर लास्ट में खाली छोड़ते हैं तो इसमें जो प्रार्थी दिया हुआ है, अब दोस्तों जिसमें गवाह के नीचे लिखा है मैं, इसमें तो वो लोग भरेंगे जो आपके सिग्नेचर कर रहे हैं, जो आपकी गवाही दे रहे हैं। इसके नीचे जो प्रार्थी लिखा है, प्रार्थी में आपका नाम लिखना है आपको। तो कुल मिला के आपको ये खुद को नहीं भरना है, अगर वो खाली छोड़े तो आपको भरना है। उसके बाद 30 नंबर पेज पे आता है दोस्तों, इसमें लिखा है प्रार्थी द्वारा योजना की शर्तों को पूर्ण करने संबंधी सुघोषणा पत्र, यानी ये घोषणा पत्र है। इसको आपको भरना है आपके नाम से ही, जैसे आपका नाम लिखना है, आपके पिता का नाम लिखना है, इसके बाद बिल्कुल फिर ही छोड़ देना है, कुछ भी नहीं लिखना आगे। और सबसे नीचे इसमें लिखा है प्रार्थी का हस्ताक्षर और नाम, इसमें आपका पहले हस्ताक्षर करना, फिर आगे नाम लिख देना, डैश करके आपका नाम लिख देना कि आपका नाम जो। और लास्ट में दोस्तों एक एनेक्सर 1 दिया हुआ है, एनेक्सर 1, ये जो इंग्लिश में दिया हुआ दोस्तों आपको इंग्लिश में ही भरना है, कैपिटल लेटर में भरना है सारा। और जैसे ये दिया हुआ आई तो यहाँ पे आपका नाम लिखना है, डॉटर या वाइफ जो भी हैं आप
डॉटर हो तो डॉटर लिखना है आपको, फादर का नाम लिखना है, अगर आप किसी की वाइफ हो तो आपको हस्बैंड का नाम लिखना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपकी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखना है आपका, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो। इसके नीचे आपको सिग्नेचर करने हैं और यहाँ फोटो लगानी है। तो दोस्तों जो इंग्लिश वाला एनेक्सर 1 है इसमें आपको फ़ोटो लगानी है, और सबसे पहला पेज जो मैंने बताया उसमें भी आपको फ़ोटो लगानी है और वो अटेस्टेड करवानी है। अब दोस्तों ये सब होने के बाद 2 गैजेट ऑफिसर के सिग्नेचर करवा दिया आपने और फ़ोटो लगा दी, उसके बाद आपको नोटरी करवानी है, यानी नोटरी पब्लिक जाना है, तहसील स्तर पर जाना है आपको, वहाँ पे आपको नोटरी करवानी है। नोटरी करवाने के बाद आपका आय प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा। उसके बाद आपको ई मित्र पर जाना है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो वीडियो में बताए मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, उसके बाद आप आवेदन करा सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगा। थैंक यू दोस्तों।